यूनिट 2 खेलों में बच्चे एवं महिलाएं। इस इकाई का अध्ययन पूरा करने के बाद आप निम्नलिखित कार्य कर सकेंगे। विभिन्न विकास और विकास के चरणों के लिए व्यायाम दिशानिर्देशों पर चर्चा कर सकेंगे। सामान्य पोस्चर विकृतियों को श्रेणीबद्ध करना और सही कार्यवाही निर्धारित कर सकेंगे। भारत में महिलाओं के खेल प्रतिभागिता के भूमिका और महत्व को पहचान कर सकेंगे। मेनार्क और मासिक धर्म के अस्वस्थताओं से संबंधित विशेष विचारों की पहचान कर सकेंगे। खाद्य विकारों के अनुसार महिला एथलीट त्रिकोण को व्यक्त कर सकेंगे। खेल शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं की रचनात्मक अभिव्यक्ति है। खेल प्रत्येक बच्चे की जन्मजात प्रवृत्ति है और अपनी इस प्रवृत्ति का प्रदर्शन बच्चे पैदा होने के कुछ ही देर में अपने हाथ पैर हिलाकर देने लगते हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, उनकी वृद्धि एवं विकास के अनुरूप उनमें विभिन्न प्रकार की शारीरिक क्रियाओं में कौशल, सटीकता तथा कुशलता आने लगती है। बच्चों के शारीरिक तथा मानसिक विकास का खेलों में बड़ा गहरा संबंध है। हालांकि यह जरूरी है कि खेल गतिविधियां बच्चों के अनुरूप ही होनी चाहिए। यदि खेल क्रियाएं बच्चों की विकासात्मक क्षमताओं के अनुरूप न हो तो वह इन क्रियाओं में रुचि नहीं लेंगे और खेलों में भाग भी नहीं लेंगे। इससे उनके शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तथा उनका गामक विकास भी अच्छे ढंग से नहीं हो पाए। विभिन्न आयु समूहों के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा व्यायाम के दिशानिर्देश। विश्व स्वास्थ्य संगठन शारीरिक गतिविधि को अस्थि मांसपेशियों द्वारा शारीरिक क्रिया परिभाषित करता है जिसमें ऊर्जा व्यय की आवश्यकता है। शारीरिक क्रिया का तात्पर्य वे सभी क्रिया जिसमें मनोरंजन का समय, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए परिवहन का प्रयोग या किसी व्यक्ति का कार्य है। मध्यम अथवा अत्यधिक तीव्रता वाली दोनों ही शारीरिक गतिविधियां हमारे स्वास्थ्य को सुधारती है। चुस्त रहने का सबसे प्रसिद्ध तरीका चलना, साइकिल चलाना, व्हीलिंग खेल सक्रिय मनोरंजन तथा क्रिया है और यह कौशल के किसी भी स्तर पर और सभी के आनंद के लिए किया जाता है। नियमित शारीरिक गतिविधि द्वारा यह सिद्ध किया गया है कि यह गैर संचारी बीमारियों जैसे हृदय रोग, मधुमेह तथा अन्य गंभीर कैंसर को दूर करने तथा प्रबंधन में सहायक है। यह रक्तचाप को दूर करने व शरीर के वजन को संतुलित रखने तथा मानसिक स्वास्थ्य, जीवन और स्वास्थ्य की गुणवत्ता के सुधार में मदद करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुशंसित 5 वर्ष से कम के बच्चों के लिए व्यायाम के दिशानिर्देश। दिन के 24 घंटे में शिशु 1 वर्ष से कम आयु के लिए विभिन्न तरीकों से अनेक बार शरीर सक्रिय होने चाहिए। खास तौर पर परस्पर संवादात्मक जमीन संबंधित खेल अधिक बेहतर होगा। जो हिलते नहीं हैं, उन्हें पेट के बल जब वे जाग रहे हों कम से कम 30 मिनट तक लिटाएं। अवधि को एक बार में 1 घंटे से अधिक न बढ़ाएं। 0 से 3 महीने की आयु वाले 14 से 17 घंटे तथा 4 से 11 महीने की आयु वाले 12 से 16 घंटे की उत्तम नींद जिसमें झपकी शामिल है। दिन के 24 घंटे में शिशु 1 से 2 साल तक के उम्र के बच्चों के लिए दिशानिर्देश। 1 वर्ष के लिए गतिहीन स्क्रीन का समय जैसे टीवी या वीडियो देखना, कंप्यूटर गेम्स खेलना बिताने की सलाह नहीं दी जाती है। जो 2 वर्ष के हैं, गतिहीन स्क्रीन का समय 1 घंटे से अधिक न हो, जितना कम हो उतना बेहतर। देखरेख करने वाले के द्वारा कहानी को पढ़ना और बोलना तथा 11 से 14 घंटे की उत्तम गुणवत्ता की नींद जिसमें झपकी के साथ नियमित दिनचर्या और जगने की अवधि भी शामिल है। दिन के 24 घंटे में
शिशु 3 से 4 साल तक के उम्र के बच्चों के लिए दिशा निर्देश। विभिन्न प्रकार की शारीरिक क्रियाकलापों में 180 मिनट का समय व्यतीत करें, जिसमें 60 मिनट मध्यम तीव्रता से जोरदार तीव्रता वाले हों जो पूरे दिन में बंटा हो। 1 घंटे से अधिक समय तक न बैठे हों। मांसपेशी और हड्डियों को मजबूत करें, ऐसा कम से कम सप्ताह में 3 दिन हो। गतिहीनता की समय सीमा को कम करें, खासकर मनोरंजन स्क्रीन की अवधि को। 18 से 64 उम्र के वयस्क के लिए दिशा निर्देश। 150 से 300 मिनट की मध्यम तीव्रता वाली एरोबिक शारीरिक गतिविधि करनी चाहिए या सप्ताह में सामान्य स्तर के मध्यम और जोरदार तीव्रता की मिलीजुली क्रिया हो। मांसपेशियां मजबूती वाली क्रियाएं मध्य या जोरदार तीव्रता के साथ, जिसमें सभी मांसपेशिया समूह शामिल हो, सप्ताह में 2 या अधिक दिनों के लिए, क्योंकि ये अतिरिक्त स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं। मध्यम तीव्रता वाली एरोबिक क्रियाओं को 300 मिनट के लिए बढ़ा सकते हैं या 150 मिनट की जोरदार तीव्रता वाली क्रियाएं पूरे सप्ताह में अतिरिक्त स्वास्थ्य लाभ के लिए कर सकते हैं। गतिहीन समय की मात्रा को कम कर सकते हैं। गतिहीन समय को किसी भी तीव्रता वाली शारीरिक क्रियाओं द्वारा स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है तथा स्वास्थ्य पर गतिहीन व्यवहार के दुष्प्रभाव को कम करने में मदद करता है। सभी वयस्क तथा वृद्ध वयस्कों को अनुशंसित स्तर से अधिक मध्यम से जोरदार तीव्रता वाली शारीरिक क्रियाओं के लिए लक्ष्य बनाना चाहिए। विकलांगता के साथ जीने वाले बच्चे और किशोर के लिए दिशा निर्देश। प्रतिदिन सामान्य तौर पर 60 मिनट मध्यम से तीव्र स्तर की एरोबिक शारीरिक क्रिया को पूरे सप्ताह के दौरान करें। तीव्र स्तर की एरोबिक क्रिया के साथ साथ मांसपेशी और हड्डियों को मजबूत करने वाली एरोबिक क्रिया को कम से कम सप्ताह में 3 दिन शामिल करें। गतिहीनता की अवधि बिताने की मात्रा को कम करें, खासकर मनोरंजन स्क्रीन का समय। विकलांगता के साथ जीने वाले वयस्क के लिए दिशा निर्देश। 150 से 300 मिनट की मध्यम स्तर की एरोबिक शारीरिक क्रिया करें या फिर कम से कम 75 से 150 मिनट की जोरदार तीव्रता की एरोबिक शारीरिक क्रिया या पूरे सप्ताह में मध्यम और तीव्र स्तर की मिलीजुली शारीरिक क्रिया। मांसपेशी को मजबूत करने की क्रिया मध्यम और तीव्र स्तर पर करें, जो सभी मांसपेशिया समूह को सप्ताह में 2 या अधिक बार शामिल करें, क्योंकि ये अतिरिक्त स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं। वृद्ध वयस्कों को अपने साप्ताहिक शारीरिक क्रिया के अंग के अनुसार उन्हें विविध बहुघटक शारीरिक क्रियाएं जो कार्यात्मक संतुलन तथा शक्ति प्रशिक्षण पर बल दे, उसे सप्ताह में मध्यम या तीव्र स्तर पर कार्यात्मक क्षमता को बढ़ाने और गिरने से बचाव के लिए करें। अपनी मध्यम स्तर की एरोबिक शारीरिक गतिविधि को 300 मिनट तक बढ़ा सकते हैं या 150 मिनट से अधिक तीव्र स्तर की एरोबिक शारीरिक गतिविधि को करें या समानांतर मध्यम और तीव्र स्तर की मिलीजुली क्रिया पूरे सप्ताह में अतिरिक्त स्वास्थ्य लाभ के लिए करें। गतिहीन रहकर समय व्यतीत करने की अवधि को कम करें। गतिहीन समय को किसी भी तीव्रता वाली शारीरिक गतिविधि से बदलने पर स्वास्थ्य लाभ मिलता है। स्थानबद्ध व्यवहार का बड़े स्तर का दुष्प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। सभी वयस्क तथा वृद्ध वयस्कों को अनुशंसित स्तर से मध्यम से तीव्र स्तर की शारीरिक गतिविधि को अधिक करने का लक्ष्य रखना चाहिए। यह संभव है कि हम गतिहीन व्यवहार को अनदेखा कर सकते हैं तथा शारीरिक रूप से बैठकर और लेटकर सक्रिय हो सकते हैं। उदाहरण, शरीर के ऊपरी भाग से प्रभावित क्रियाएं, समावेशी या व्हीलचेयर विशेष खेल तथा गतिविधियां, आसन संबंधी सामान्य विकृतियां और उनके सुधारात्मक उपाय। शरीर की बनावट में उत्पन्न ऐसी विकृतियां जो अनुचित शारीरिक आसनों द्वारा उत्पन्न होती है,
आसन संबंधी विकृतियां कहलाती है। विभिन्न प्रकार की आसन संबंधी विकृतियों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है। एक, घुटनों का टकराना या मिलना। नॉकनीज। घुटनों का आपस में टकराना आसन संबंधी विकृति है। इस विकृति में सामान्य रूप से खड़े होने पर दोनों घुटने आपस में टकराते या स्पर्श करते हैं तथा दोनों घुटनों के बीच की दूरी समाप्त हो जाती है, जिसके कारण टखनों के बीच अंतर बढ़ता जाता है। ऐसे व्यक्ति को हर वक्त चलने व दौड़ने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस विकृति के कारण व्यक्ति का डिफेंस सर्विसेज में चयन नहीं किया जाता। घुटने टकराने के लक्षण। खड़े रहने में दोनों घुटने आपस में स्पर्श करने लगते हैं। चलते तथा दौड़ते समय घुटने आपस में टकराते हैं। घुटनों के मिलने के कारण। इस समस्या का मुख्य कारण विटामिन डी, कैल्शियम तथा फास्फोरस की कमी है। मांसपेशियां व हड्डियों के जोड़ों में कमजोरी के कारण। बचपन में ज्यादा मोटापे या किसी पुरानी बीमारी के कारण। अधिक भार ढोने के कारण। कुपोषण, रिकेट्स नामक रोग के कारण। समय से पहले बच्चों को चलाने के कारण। नॉकनीज की सावधानियां। ऐसा आहार लेना चाहिए जिसमें विटामिन डी, कैल्शियम तथा फास्फोरस प्रचुर मात्रा में हो। नियमित रूप से पद्मासन व गोमुखासन जैसे व्यायाम लाभदायक होते हैं। वॉकिंग कैलिपर्स का प्रयोग किया जा सकता है। दोनों घुटनों के बीच तकिया रखकर सीधे खड़े होने का प्रयास करना तथा सोते समय भी घुटनों के बीच तकिया रखना चाहिए। पैर को सीधा रखकर उसे उठाना। घुटनों के नीचे तकिया रखकर पैर सीधा रखकर तकिए को घुटनों से नीचे की ओर दबाना। 2, चपटे पैर। फ्लैट फुट। पैर हर व्यक्ति के लिए खड़े रहने, चलने, दौड़ने व कूदने के लिए आधार प्रदान करते हैं। एक सामान्य पैर के 2 वक्र या चाप होती है, एक लंबी, दूसरी तिरछी। चपटे पैरों की स्थिति में ये दोनों चाप नहीं होती। पांव की मांसपेशियां और हड्डियों के ढांचे को सहायता पहुंचाने वाले स्नायु कमजोर पड़ जाते हैं और चाप समतल हो जाती है। चपटे पैर मुख्य रूप से नवजात शिशुओं में पाए जाते हैं, जो धीरे धीरे एक आसन संबंधी विकृति का रूप ले लेते हैं। इस समस्या से ग्रस्त व्यक्ति को पैरों में दर्द महसूस होता है। उन्हें खड़े रहने व चलने में भी समस्या का सामना करना पड़ता है। चपटे पैर वाले बच्चे कुशल खिलाड़ी नहीं बन सकते और ऐसे व्यक्तियों का डिफेंस सर्विसेज में भी चयन नहीं होता। इस विकृति का पता लगाने के लिए पैरों को पानी में डुबोए और फर्श पर चले। यदि फर्श पर पड़े पद चिन्हों की उचित नाप न हो तो ये चपटे पैर होते हैं। चपटे पैर के लक्षण। पैर की लंबी चाप न रहना। चलते समय तथा खड़े होते समय पैर के मध्य भाग में दर्द का होना। पैरों को गीला करके फर्श पर रखा जाए तो पूरे पैर निशान देखा जा सकता है। चपटे पैर के कारण। मोटापा। लंबे समय तक अधिक भार ढोना। मांसपेशियों तथा हड्डियों की कमजोरी। कुपोषण। चपटे पैर की सावधानियां। सही आकृति तथा सही आकार के जूतों का प्रयोग करें तथा ज्यादा देर तक नंगे पैर न घूमें। शिशुओं को जबरदस्ती चलाने के लिए विवश न करें। जहां तक हो सके ऊंची एड़ी के जूते पहनने से बचें। बच्चों को भारी वजन उठाने से मना करना चाहिए। अधिक समय तक खड़े नहीं रहना चाहिए। चपटे पैर के उपाय। इस विकृति को दूर करने के लिए निम्नलिखित उपाय करने चाहिए। सीधे खड़े होकर एड़ियों को ऊपर नीचे करें, अर्थात शरीर का भार पंजों पर लाएं। पंजों के बल चलना, कूदना तथा रस्सी कूदना चाहिए।
वज्रासन करना चाहिए। किसी बेलनाकार वस्तु पर पैर रखकर एड़ी व पंजे को ऊपर नीचे करना चाहिए। कागज के टुकड़ों या अन्य वस्तु को पैरों के अंगूठे व उंगलियों से उठाना चाहिए। 3. गोल कंधे, राउंड शोल्डर्स। इस आसन संबंधी विकृति में कंधे गोल होकर आगे की ओर झुक जाते हैं। कंधे कानों से थोड़ा आगे आ जाते हैं। कई बार झुककर चलने से भी ये विकृति हो जाती है, जैसे ज्यादातर लड़कियां झुककर चलती हैं, जिससे उनके कंधे आगे झुक जाते हैं। गोल कंधे के लक्षण। कंधे गोल होकर आगे की तरफ झुक जाते हैं। कंधे और कान एक पंक्ति में दिखाई नहीं देते। गोल कंधे के कारण। गोल कंधे छाती की मांसपेशियां छोटी हो जाने से होते हैं। ऐसा आनुवांशिकता के कारण भी हो सकता है। तंग कपड़े पहनने के कारण भी यह विकृति हो सकती है। झुकी हुई अवस्था में बैठने, खड़े होने तथा चलने के परिणामस्वरूप भी गोल कंधे हो सकते हैं। अनुचित फर्नीचर का प्रयोग, अनुचित आसन में बैठना भी गोल कंधे की वजह हो सकती है। उचित व्यायाम, विशेष रूप से कंधों के व्यायाम न करने से भी गोल कंधे हो सकते हैं। गोल कंधे के लिए सावधानियां। अनुचित फर्नीचर पर नहीं बैठना चाहिए। तंग कपड़े न पहने। झुकी हुई स्थिति में बैठना, खड़े होना व चलना नहीं चाहिए। शारीरिक गतिविधियों के लिए उचित आसन का प्रयोग करना चाहिए। गोल कंधे के लिए उपाय। रॉड पर कुछ देर लटकना चाहिए। कंधों तथा कोहनियों को पहले घड़ी की दिशा में, फिर विपरीत दिशा में वृत्ताकार घुमाना चाहिए। धनुरासन व चक्रासन करना चाहिए। 4. रीढ़ की अस्थियों का टेढ़ा होना, स्पाइनल कर्वेचर। यह एक प्रकार की आसन संबंधी विकृति है, जिसमें पीठ की मांसपेशियां कमजोर होने के कारण टेढ़ी हो जाती है। यह विकृति निरंतर रूप से अत्यधिक भार ढोने के कारण भी हो जाती है। कई बार सही मुद्रा में न सोने के कारण भी रीढ़ की अस्थियां असंतुलित होकर टेढ़ी हो जाती है। रीढ़ की अस्थियों में यह विकृति निम्नलिखित रूपों में पाई जाती है। कुबड़ आगे को या लॉर्डोसिस। आगे की ओर कुबड़ में रीढ़ की हड्डियों का झुकाव आगे की ओर होता है तथा कूल्हे के सामने वाला भाग आगे की ओर झुक जाता है, अर्थात रीढ़ की अस्थियां ऊपर से नहीं नीचे से आगे की ओर झुकी होती है, जिससे शरीर के आकार में विकृति आ जाती है और शरीर अकड़ा हुआ रहता है। इससे व्यक्ति को खड़े होने एवं चलने में काफी परेशानी होती है। लोडोसिस के लक्षण। उदर क्षेत्र की मांसपेशियों की लंबाई बढ़ जाती है। पीठ की लंबी क्षेत्र की मांसपेशियों की लंबाई छोटी हो जाती है। कूल्हे आगे की ओर तथा नीचे की ओर झुके होते हैं। लोडोसिस के कारण अधिक एवं असंतुलित आहार या अनुचित वातावरण, व्यायाम न करना, मांसपेशियों का अनुचित विकास, पीठ की मांसपेशियों की कमजोरी। लोडोसिस की सावधानियां। नियमित रूप से व्यायाम करने चाहिए। संतुलित आहार लेना चाहिए। अत्यधिक भोजन से परहेज करना चाहिए। कम आयु के बच्चों को मोटापे से बचाना चाहिए। भार के ढोते समय शरीर को सीधा रखना चाहिए। लोडोसिस के उपाय। सीधे खड़े होकर आगे की तरफ झुकना चाहिए। दीवार के साथ सटकर बैठ जाएं तथा टांगों को सामने की तरफ सीधा लेटा दें। अब हाथों से पैरों को पकड़ने की कोशिश करें, जितना आसानी से हो सके। पीठ के बल लेटकर टांगों को एक साथ, बिना घुटने मोड़े, 45 डिग्री तक ऊपर उठाएं व कुछ सेकंड्स इसी अवस्था में रुके।
हलासन का अभ्यास करें। ख कुबड़ पीछे की ओर और काइफोसिस। इस प्रकार की आसन संबंधी विकृतियों में रीढ़ की हड्डी पीछे की ओर हो जाती है, अर्थात उस स्थान पर बढ़ने लगती है जहां उनका जोड़ पसलियों के साथ होता है, जहां ऊपरी पीठ गोल रूप धारण करती है तथा पीठ खोखली सी बन जाती है, जिसके कारण छाती दबी रहती है अर्थात सीधी नहीं होती। इस स्थिति में सिर और गर्दन आगे की ओर झुक जाते हैं। इस स्थिति को हम्प बैक के नाम से भी जाना जाता है। ख कुबड़ पीछे की ओर और काइफोसिस। इस प्रकार की आसन संबंधी विकृतियों में रीढ़ की हड्डी पीछे की ओर हो जाती है, अर्थात उस स्थान पर बढ़ने लगती है जहां उनका जोड़ पसलियों के साथ होता है, जहां ऊपरी पीठ गोल रूप धारण करती है तथा पीठ खोखली सी बन जाती है, जिसके कारण छाती दबी रहती है अर्थात सीधी नहीं होती। इस स्थिति में सिर और गर्दन आगे की ओर झुक जाते हैं। इस स्थिति को हम्प बैक के नाम से भी जाना जाता है। कैफोसिस के लक्षण। कंधे आगे की ओर झुक जाते हैं तथा स्कैपुला के बीच की दूरी बढ़ जाती है। छाती की मांसपेशियों की लंबाई कम हो जाती है। पूरा शरीर आगे की तरफ झुका प्रतीत होता है। गर्दन आगे की ओर झुक जाती है। संतुलन खराब हो जाता है। कैफोसिस के कारण कुपोषण, कंधों पर अत्यधिक भार लेना, अपर्याप्त व्यायाम, अनुचित फर्नीचर, आगे झुककर काम करने की आदत, मांसपेशियों का कमजोर होना, वायु तथा प्रकाश की दोषपूर्ण व्यवस्था, कमजोर नेत्र दृष्टि। कैफोसिस की सावधानियां। उचित व्यायाम करना चाहिए तथा संतुलित भोजन लेना चाहिए। शुरू से ही बच्चों को बैठने, खड़े होने व चलने के उचित तरीके का ज्ञान देना चाहिए। कैल्शियम का उचित मात्रा में सेवन करते रहना चाहिए। कैफोसिस के उपाय। सोते समय पीठ के नीचे हमेशा तकिया रखें। खड़े होकर सिर पीछे की ओर मोड़े तथा कुछ समय तक इसी अवस्था में रहें। पीठ के बल लेटकर सिर तथा टांगों को एक साथ ऊपर उठाएं। यह व्यायाम प्रतिदिन 8 से 10 बार करें। प्रतिदिन 10 से 15 सिटअप्स के 3 सेट लगाएं। पीठ के बल लेटकर टांगों को 45 डिग्री के कोण पर ऊपर उठाकर कुछ समय के लिए इसी अवस्था में स्थिर रहें। सीधे खड़े होकर आगे की तरफ झुककर टोटचिंग करें। यह व्यायाम प्रतिदिन 8 से 10 बार करें। बैठकर टांगों को आगे की ओर फैलाकर माथे से घुटनों को छूने का प्रयास करें। यह व्यायाम प्रतिदिन 8 से 10 बार करें। हलासन, भुजंगासन तथा धनुरासन को नियमित रूप से करना चाहिए। ग रीढ़ की अस्थियों का एक ओर झुकना और स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस भी एक प्रकार की आसन संबंधी विकृति है, जिसमें रीढ़ की हड्डी शरीर के बाईं या दाईं ओर मुड़ जाती है। रीढ़ की हड्डी के वक्ष भाग की ओर मुड़ जाने के कारण छाती का उभार बाईं ओर तथा पीठ का उभार दाईं ओर हो जाता है। धड़ के बाईं ओर तथा पीठ का उभार दाईं ओर हो जाता है। धड़ के बाईं ओर के मुड़ जाने के कारण बाएं की अपेक्षा दायां कूल्हा अधिक उभर जाता है। कई बार ये वक्र दोनों ओर भी हो सकते हैं, जिसे एस वक्र कहा जाता है क्योंकि इसकी आकृति एस जैसी होती है। इसे स्कोलियोसिस वक्र भी कहते हैं। स्कोलियोसिस के लक्षण। एक कूल्हा ऊपर तथा एक नीचे हो जाता है। एक कंधा ऊंचा तथा एक नीचे हो जाता है। शरीर का वजन एक पैर पर ज्यादा तथा एक पैर पर कम हो जाता है। शरीर सीधा न होकर एक ओर झुका हुआ दिखाई देता है। स्कोलियोसिस के कारण टांगों का अविकसित होना,
अनुचित डिस्को का होना, स्थियों के जोड़ों में रोगों का होना, शिशुओं में अधरंग व रिकेट्स, आंशिक बहरापन, खड़े होने का उचित आसन, रीढ़ की हड्डी मांसपेशियों या तंत्रिकाओं की जन्मजात या अर्जित असामान्यताओं के कारण, एक ही कंधे पर अधिक भार लादने के कारण, स्कोलियोसिस की सावधानियां, एक ही तरफ मुड़कर नियमित रूप से कार्य करने से बचना चाहिए, एक ही तरफ भार पकड़कर लंबे समय तक चलने से बचना चाहिए। ऐसा भोजन ले जिसमें कैल्शियम व अन्य पोषक तत्व भरपूर मात्रा में हो। एक तरफ मुड़ी अवस्था में पड़ने से बचना चाहिए। स्कोलियोसिस के उपाय। रीढ़ की अस्थियों के एक ओर झुकने की स्थिति में निम्नलिखित उपाय करने चाहिए। वक्र की विपरीत दिशा में झुकने वाले व्यायाम करना चाहिए। नियमित रूप से लटकने वाले व्यायाम करने चाहिए। किसी पोल को पकड़कर शरीर को दाईं तथा बाईं तरफ घुमाएं। तैराकी में ब्रेस्ट स्ट्रोक तकनीक काफी लाभदायक सिद्ध होती है। त्रिकोणासन करना चाहिए। 5. बाहर की ओर मुड़ी हुई धनुषाकार टांगे और बो लेग्स। बाहर की ओर मुड़ी हुई या धनुषाकार टांगे एक आसन संबंधी विकृति है। यह विकृति घुटनों के टकराने से बिल्कुल विपरीत होती है, जिसमें सामान्य स्थिति में दोनों पैरों को एक साथ मिलाकर सीधे खड़े होने पर दोनों घुटनों के बीच में काफी अंतर पाया जाता है। इस अवस्था में टांगे बाहर की ओर मुड़ी हुई अर्थात धनुषाकार में प्रतीत होती है। ऐसे व्यक्ति को हर वक्त चलने व दौड़ने में परेशानी होती है। इस विकृति के कारण व्यक्ति का डिफेंस सर्विसेज में चयन नहीं होता। वो लेग्स के लक्षण। टांगों की आकृति धनुषाकार हो जाती है। दोनों घुटनों के बीच की दूरी जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है। खड़े होने पर या चलने पर तथा दौड़ते समय घुटने बाहर की ओर मुड़ जाते हैं। वो लेग्स के कारण। विटामिन डी, कैल्शियम तथा फास्फोरस की कमी से कम उम्र में मोटापे के कारण। छोटे शिशुओं को जबरदस्ती पैदल चलने या खड़े करने से। अनुचित तरीके से चलने के कारण। लंबे समय तक सुखासन में बैठने से। हड्डियों तथा मांसपेशियों के कमजोर होने पर। घुटनों के लेटरल लिगामेंट का मीडिया लिगामेंट की अपेक्षा ज्यादा बढ़ जाता। वो लेग्स की सावधानियां। बच्चों को मोटापे से बचाएं। कम उम्र में बच्चों को चलने व खड़े होने के लिए विवश न करें। आहार ऐसा होना चाहिए जिसमें कैल्शियम, फास्फोरस व विटामिन डी की मात्रा अधिक हो। कुपोषण से बचना चाहिए। ज्यादा वजन उठाते समय ध्यान रखना चाहिए। वो लेग्स के उपाय। संतुलित आहार तथा विटामिन डी का पर्याप्त मात्रा में सेवन करें। रेत पर दौड़ का अभ्यास करना चाहिए। पंजों को अंदर की तरफ मोड़कर चलने से भी इस विकृति को ठीक किया जा सकता है। घुटनों की मालिश करनी चाहिए। वॉकिंग कैलिपर्स का प्रयोग करना चाहिए। घुटनों के आसपास की शक्ति बढ़ाने के लिए लेग एक्सटेंशन जैसे व्यायाम करने चाहिए। गरुड़ व अर्धमत्स्येंद्रासन करना चाहिए। मुलायम रस्सी या कपड़े से दोनों घुटनों को बांधकर 10 से 15 मिनट तक कुर्सी पर बैठकर दोनों पैरों के नीचे जमीन में रखना चाहिए। सुधारात्मक उपाय और करेक्टिव मेजर्स। हमारा शरीर वातावरण या पर्यावरण की शक्तियों से प्रभावित होता है, जिसमें कभी-कभी ये शक्तियां आसन संबंधित विकृतियों का भी कारण बन जाती है। आसन संबंधित विकृतियां ज्यादातर आदतों, शारीरिक कमजोरी, आनुवांशिकता, असंतुलित आहार, कुपोषण, व्यायाम की कमी, स्थूलता, जागरूकता की कमी आदि के कारण हो सकती है। मुख्यतः ये विकृतियां दो प्रकार की होती है। एक, क्रियात्मक विकृतियां और फंक्शनल डिफॉर्मिटीज।
इस प्रकार की विकृतियों में मांसपेशियां, स्नायु संस्थान, स्थायी बंधक तंतु, कोमल ऊतक आदि ही प्रभावित होते हैं। इस प्रकार की आसन संबंधी विकृतियों को शारीरिक क्रियाओं के द्वारा ठीक किया जा सकता है। 2. संरचनात्मक विकृतियां और स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटीज। इस प्रकार की विकृतियों में अस्थि संरचना प्रभावित होती है। इन विकृतियों को सुधारने में शारीरिक क्रियाओं की कोई खास भूमिका नहीं होती। इस प्रकार की विकृतियों को सर्जरी द्वारा ही सुधारा जा सकता है। संरचनात्मक विकृतियां कभी-कभी जन्मजात पाई जाती है, परंतु क्रियात्मक विकृतियां मनुष्य की जीवन शैली से जुड़ी होती है। यदि कम उम्र से ही नियमित रूप से शारीरिक क्रियाएं की जाती है, तो काफी हद तक क्रियात्मक विकृतियों से बचा जा सकता है। शारीरिक क्रियाएं गुरुत्वाकर्षण शक्ति के प्रभाव को निष्प्रभावी करने में सहायक हो सकती हैं। यदि व्यक्ति शक्ति, गति, सहनक्षमता, लचक व तालमेल में वृद्धि करने के लिए लगातार व्यायाम करता है, तो आसन संबंधी विकृतियों से काफी हद तक बच सकता है। ऐसे ही कुछ सुधारात्मक व्यायामों का वर्णन निम्नलिखित है। 1. घुटनों के आपस में टकराने से संबंधित व्यायाम और एक्सरसाइजेस रिलेटेड टू नॉकनी। इन विकृति को व्यायाम के द्वारा विशेष रूप से प्रारंभिक अवस्था में ही कुछ सीमा तक सुधारा जा सकता है। इन व्यायामों के वांछनीय व उत्साहवर्धक परिणाम बाल्यावस्था के पहले भाग के दौरान प्राप्त किए जा सकते हैं। इस विकृति को सुधारने में निम्नलिखित व्यायाम लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। नियमित रूप से पद्मासन व गोमुखासन अवश्य करना चाहिए। इस विकृति को दूर करने के लिए घुड़सवारी करना सबसे अच्छा व्यायाम है। दोनों घुटनों के बीच में तकिया रखें तथा कुछ समय के लिए सीधे खड़े हो जाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि दोनों पैर आपस में मिले हुए हों। कॉड लिवर ऑयल भी इस विकृति को दूर करने में सहायक होता है। वॉकिंग कैलिपर्स का प्रयोग भी लाभदायक हो सकता है। 2. चपटे पैरों से संबंधित व्यायाम और एक्सरसाइजेस रिलेटेड टू फ्लैट फुट। सीधे खड़े होकर एड़ियों को ऊपर नीचे करें और शरीर का भार पंजों पर लाएं। पंजों के बल कूदना और चलना, एड़ियों के बल चलना। वज्रासन तथा ताड़ासन करना। गेंद के ऊपर चलने वाले खेल, जूते के मध्य भाग में रूमाल रखकर पहनना। रेत पर चलना और दौड़ना। किसी ऐसी कुर्सी या स्टूल पर बैठ जाए जिस पर से पूरे पैर जमीन से चिपक जाए। अब एक गीला तौलिया निचोड़कर पैरों के नीचे बिछाकर पंजों से तौलिए को इकट्ठा करने का प्रयास करें। ये क्रिया एक दिन में 4 से 8 बार करें। बेलनाकार वस्तु पर पैर रखकर आगे पीछे करना। 3. गोल कंधों से संबंधित व्यायाम और एक्सरसाइजेस रिलेटेड टू राउंड शोल्डर्स। इस विकृति को निम्नलिखित व्यायामों के द्वारा सुधारा जा सकता है। अपने हाथों की उंगलियों को अपने कंधों पर रखकर कोहनियों को अंदर से बाहर की तरफ तथा बाहर से अंदर की तरफ वृत्ताकार घुमाएं। किसी हॉरिजेंटल बार या रॉड पर कुछ देर के लिए लटकाना चाहिए। चक्रासन व धनुरासन करना भी लाभदायक होता है। कंधों को पहले छड़ी की दिशा में, फिर घड़ी की विपरीत दिशा में वृत्ताकार घुमाएं। सीधे खड़े हो, हाथों को मोड़कर हथेली सिर से पीछे रखें, फिर पार्टनर पीछे खड़ा होकर हाथों को कोहनियों से पीछे खींचे। 4. आगे की ओर कूबड़ से संबंधित व्यायाम और एक्सरसाइज रिलेटेड टू लॉर्डोसिस। छाती के बल लेटकर दोनों हाथों को पेट पर रखें। कूल्हों तथा कंधों को नीचे रखें। पेट पर हाथों से ऊपर की ओर जोर डालें तथा पीठ के नीचे के भाग को ऊपर उठाने का प्रयास करें। आगे की ओर लंबा कदम लें। पिछले पैर का घुटना मैट पर लगाएं।
अगला पैर घुटने से आगे रहना चाहिए। दोनों हाथ आगे वाले घुटने पर रखें। पिछली टांग के कूल्हे आगे की ओर ले जाकर कूल्हे को सीधा करें। इस अवस्था में कुछ समय रुकें। घुटने फैलाकर बैठ जाएं। दोनों पैर आपस में मिले होने चाहिए तथा हाथ बराबर रखने चाहिए। उसके बाद आगे की ओर झुककर उंगलियों हाथों की से पैरों के अंगूठों को पकड़ें। इसी अवस्था में कुछ देर रुके, फिर वापस आकर इसी प्रक्रिया को दोबारा करें। सीधे खड़ी हुई स्थिति से कूल्हों के स्तर से आगे झुकें। फिर प्रारंभिक अवस्था में आ जाए तथा फिर आगे झुकें। इसी व्यायाम को कम से कम 10 बार करें। 5 पीछे की ओर कुबड़ से संबंधित व्यायाम और एक्सरसाइजेज रिलेटेड टू काइफोसिस। इस विकृति के सुधार के लिए तैराकी बहुत ही लाभकारी व्यायाम है। पेट के बल जमीन पर लेटकर हथेलियों को कंधे के नीचे रखते हुए धीरे धीरे धड़ को ऊपर की ओर लाना चाहिए जब तक कि कोहनियां सीधी न हो जाए। छत या आसमान की ओर देखते हुए 8 से 10 सेकंड तक इसी अवस्था में बने रहें और बाद में धीरे धीरे पहले वाली मुद्रा में वापस आना चाहिए। इस क्रिया को सुबह तथा शाम कम से कम 5 बार अवश्य करना चाहिए। कुर्सी पर इस तरह बैठें कि पीठ का सबसे निचला भाग कुर्सी की पीठ को पूरी तरह से स्पर्श करे। अब ऊपर की ओर देखते हुए अपने दोनों हाथों को पीठ के पीछे इस तरह से पकड़े कि कंधे पीछे की ओर खिंचे हुए रह सकें। कुछ समय के लिए इसी स्थिति में रहें। धनुरासन को नियमित रूप से करें। 6 रीढ़ की हड्डी के एक तरफ झुकाव से संबंधित व्यायाम। हॉरिजेंटल बार पर लटकने से रीढ़ की हड्डी को सीधा करने में मदद मिलती है। हॉरिजेंटल बार को हाथों में पकड़े तथा अपने शरीर को कुछ समय के लिए लटकने दें। इसके अतिरिक्त हॉरिजेंटल बार को दोनों हाथों से पकड़े तथा अपने शरीर को दाईं तथा बाईं ओर झुलाएं। सी के आकार के वक्र के लिए विपरीत दिशा में झुकने का व्यायाम करना चाहिए, अर्थात जिस तरफ वक्र हो उससे विपरीत दिशा में झुकना चाहिए। तैरने की ब्रेस्ट स्ट्रोक तकनीक से तैरना इस विकार के लिए सर्वाधिक अनुकूल और लाभदायक व्यायाम है। सांस लेने वाले व्यायाम तथा आपसी तालमेल बिठाने वाले व्यायाम भी लाभप्रद होते हैं। त्रिकोणासन तथा अधोमुख श्वानासन का नियमित अभ्यास करें। 7 धनुषाकार टांगों से संबंधित व्यायाम और एक्सरसाइज रिलेटेड टू बो लेग्स। बाहर की ओर मुड़ी हुई या धनुषाकार टांगों के सुधार के लिए निम्नलिखित क्रियाएं या व्यायाम लाभप्रद हो सकते हैं। पैरों के अंदर के किनारों पर चलने से बाहर की ओर मुड़ी हुई टांगों को ठीक किया जा सकता है। दोनों पैर आपस में मिलाकर सीधे खड़े हो जाए। नरम कपड़े का टुकड़ा दोनों टांगों के घुटनों के स्तर पर कुछ सख्ती से लपेटे या किसी सहयोगी से कसकर बंधवा लें। फिर जहां तक संभव हो सके बैठने का प्रयास करें। कुछ समय के लिए अधिकतम बैठक की स्थिति में रुकने का प्रयत्न करें। फिर प्रारंभिक स्थिति में आ जाए। इस क्रिया को 4 से 6 बार दोहराएं। गरुड़ासन तथा अर्धमत सेंद्रासन करना चाहिए। भारत में महिलाओं की खेलों में भागीदारी। खेलों के क्षेत्र में महिलाओं का रुझान या खेलों में बढ़-चढ़कर भाग लेना ही भागीदारी या सहभागिता है। प्राचीन समय से ही भारत में महिलाओं द्वारा खेलों में भाग लेने को उचित नहीं समझा जाता था। भारतीय पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं की सहभागिता केवल बच्चे पैदा करना, उनकी देखभाल करना तथा अन्य घरेलू कार्यों तक ही सीमित रहती थी। शारीरिक रूप से महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा कोमल तथा कमजोर समझा जाता था, जिसके कारण उन्हें खेलों में भाग लेने की अनुमति नहीं थी।
आजादी के बाद भारत के संविधान में महिलाओं एवं पुरुषों को बराबर के अधिकार दिए गए। आज कई भारतीय महिला खिलाड़ियों जैसे कर्णम मल्लेश्वरी, भारोत्तोलन, पीटी उषा, एथलेटिक्स, साइना नेहवाल, बैडमिंटन, मेरी कॉम, मुक्केबाजी तथा साइना मिर्जा, टेनिस इत्यादि ने न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पदक एवं प्रतियोगिताएं जीतकर भारत का नाम रोशन किया है। खेलों में महिलाओं की कम भागीदारी होने के मुख्य कारण तीन प्रकार के हैं। एक, शारीरिक कारक और फिजिकल फैक्टर्स। शारीरिक पुष्टि और सुयोग्यता में कमी। महिलाओं की शारीरिक पुष्टि और सुयोग्यता पुरुषों से कम होने के कारण महिलाओं की खेलों में कम भागीदारी है। भारत में बहुत सी महिलाएं फिटनेस के प्रति जागरूक नहीं हैं। महिला एथलीट त्रय। महिलाएं एथलीट त्रय एक लक्षण समूह है जिसमें रक्तहीनता, अस्थिसुषिता तथा ऋतुरोध उपस्थित होते हैं। इन तीनों दशाओं के कारण भी महिलाएं खेलों में कम भाग लेती है। दो, मानसिक कारण और मेंटल कॉजेस। उचित शिक्षा का अभाव। शिक्षा की कमी के कारण महिलाएं हमारे समाज की आधारहीन काल्पनिक गलतफहमियों में घिरी रहती हैं, जिसके कारण वे मानसिक तनाव में रहती है। मीडिया तथा दर्शकों की उदासीनता। मीडिया की महिला खेलों के प्रति उदासीनता से महिला खेलों का उत्थान नहीं हो पा रहा है। पुरुष क्रिकेटर का मीडिया में इतना प्रचलन है, परंतु क्या हम किसी एक महिला क्रिकेटर का भी नाम जानते हैं? ज्यादातर छात्रे का जवाब होगा नहीं, क्योंकि महिलाओं के खेलों को मीडिया ज्यादा महत्व नहीं देता। दर्शकगण भी महिलाओं के खेलों को देखना पसंद नहीं करते। महिलाओं की व्यक्तिगत सुरक्षा का प्रश्न। हमारे समाज में यह भी एक बड़ा मुद्दा है कि महिलाएं कैसे बाहर जाएंगी। उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा का प्रश्न भी महिला भागीदारी में कमी का मुख्य कारण बनता जा रहा है। महिला प्रशिक्षकों की कमी। महिला प्रशिक्षकों की कमी होने के कारण महिलाएं पुरुषों से प्रशिक्षण लेते शर्माती हैं। इसी कारण खेलों में महिलाओं की कमी है। तीन, सामाजिक कारण और सोशल रीजन। महिला व पुरुषों को समान न मानना। समाज में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को हर तरह से कम समझा जाता है, जो उचित नहीं है। हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज कहलाता है तथा खेलों में भी पुरुषों की बपौती मानी जाती है। इसी वजह से महिलाओं की खेलों में कमी है। वित्तीय सहायता। महिला खेलों में वित्तीय सहायता का अभाव है। महिलाओं की स्पॉन्सरशिप तथा स्कॉलरशिप भी बहुत कम है तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए पैसों की जरूरत होती है। सुविधाओं तक उचित पहुंच की कमी। खेलों के क्षेत्र में प्रदान की जाने वाली सुविधाओं तक महिलाओं की पहुंच उचित नहीं है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं को खेल उपकरण, प्रशिक्षण तथा कोचिंग जैसी सुविधाएं सामान्यतया प्रदान नहीं की जाती। इसलिए महिलाओं की खेलों में सहभागिता कम रह जाती है। माता-पिता द्वारा प्रोत्साहन न मिलना। माता-पिता एवं परिवार वाले लड़कियों के खेलकूद में भाग लेने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं देते। इसी कारण महिलाओं की खेलों में कमी है। समाज की अभिवृद्धि। भारतीय समाज की महिलाओं को खेलों में भागीदारी के प्रति नकारात्मक सोच है, क्योंकि हमारा समाज आज भी एक पुरुष समाज ही माना जाता है। ऐसे समाज में महिला खिलाड़ियों के प्रति समाज के विचार निराश करने वाले होते हैं। कई बार ऐसा कहा जाता है कि महिलाएं रसोई घर में क्यों नहीं रहती जहां कि उन्हें रहना चाहिए। इसलिए खेलों में महिलाओं की भागीदारी कम है। खेलों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा या सुधारने के सुझाव।
एक, महिलाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक करके। महिलाओं को शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे कि अपने शारीरिक, मानसिक व सामाजिक विशेषताओं और गुणों को समझ सके। दो, खेलों के प्रति प्रोत्साहित करके। महिलाओं को खेलों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी देनी चाहिए ताकि महिलाएं खेलों में बढ़-चढ़ कर भाग ले सकें। माता पिता एवं परिवार के अन्य लोगों को भी इसमें सहयोग करना चाहिए। तीन, महिला कोचों की नियुक्ति। महिला कोचों की भी ज्यादा से ज्यादा नियुक्ति करनी चाहिए। इससे महिलाएं खेलने में व पूछने में संकोच नहीं करेंगी और उन्हें अपनी गलतियों की जानकारी मिलेगी जिससे खेल प्रदर्शन में त्रुटियां नहीं होंगी और प्रदर्शन अच्छा होगा। चार, आर्थिक सहायता देकर। महिलाओं को खेलों में भाग लेने के लिए आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए जिससे खेलों को बढ़ावा मिलेगा। पाँच, परिवार तथा समाज का सहयोग। महिलाओं की खेलों में भागीदारी बढ़ाने के लिए परिवार तथा समाज का सहयोग बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि परिवार व समाज का साथ महिलाओं को मिल जाएगा तो खेलों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ जाएगी। 6, संतुलित व स्वस्थ भोजन का प्रबंधन करना। महिलाओं को स्वस्थ व संतुलित भोजन का प्रबंधन करवा कर भी महिलाओं की खेलों में भागीदारी बढ़ा सकते हैं। 7, खेलों में प्रतियोगिता के अवसर उपलब्ध कराना। महिलाओं के लिए प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाकर भी महिलाओं की खेलों में भागीदारी को बढ़ाया जा सकता है। 8, सांस्कृतिक व सामाजिक नकारात्मक पहलू को दूर करना। महिलाओं के लिए प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाकर भी महिलाओं की खेलों में भागीदारी को बढ़ा सकते हैं। 9, महिला खेलों का प्रसारण होना। महिला खिलाड़ियों के खेलों को भी टीवी पर प्रसारित करना चाहिए। उनका प्रदर्शन और उपलब्धियां अखबार व पत्रिकाओं के विशेष और विशिष्ट ढंग से चित्रात्मक विवरण के साथ प्रकाशित होनी चाहिए जिससे खेलों को बढ़ावा मिलेगा। खेलों में महिलाओं की भागीदारी के शारीरिक, मनोवैज्ञानिक लाभ। मध्यकाल में महिलाओं की दशा अच्छी नहीं थी, परंतु वर्तमान में नारी हर क्षेत्र में पुरुषों से कंधा मिलाकर चल रही है। आज खेल जगत में महिलाएं पुरुषों के बराबर आगे हैं और खेल जगत में भारत का नाम रोशन कर रही है। शारीरिक शिक्षा महिलाओं के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना पुरुषों के लिए। शारीरिक शिक्षा या खेलकूद महिलाओं के लिए निम्नलिखित प्रकार से लाभदायक है। 1, शारीरिक विकास। खेलों द्वारा महिलाओं का शारीरिक विकास होता है। उनमें चुस्ती और स्फूर्ति आती है। खेलते समय शरीर से पसीने द्वारा गंदे और व्यर्थ पदार्थों का निकास होता है जिससे शरीर के सभी अंग स्वस्थ रहते हैं। 2, सामाजिक विकास। शारीरिक क्रिया करते समय हमें अपने साथियों का सहयोग लेना पड़ता है और कई बार सहयोग देना भी पड़ता है। खेलों में नियमों का पालन करने लगती है जिससे उसका सामाजिक विकास होता है। 3, खाली समय का सदुपयोग। मशीनी युग होने के कारण महिलाओं के पास बहुत सा खाली समय बच जाता है। इस खाली समय में महिलाएं खेलों में भाग लेकर समय का सदुपयोग कर सकती हैं। 4, सहनशीलता व धैर्य। खेलों द्वारा महिलाओं में सहनशीलता व धैर्य का गुण भी विकसित होता है। खेलों में हार जीत होती रहती है। जीत जाने पर अच्छी खिलाड़ी आपे से बाहर नहीं होती है और हारने पर मुंह नहीं लटकता। इस प्रकार खेलकूद से इनमें सहनशीलता व धैर्य का गुण विकसित हो जाता है। 5, नेतृत्व। खेलों में भाग लेने से महिलाओं में नेतृत्व का गुण विकसित होता है। महिला कप्तान आदि बनकर खेलों में नेतृत्व करने की कला सीख जाती है जिससे वह अपने घर में अच्छा नेतृत्व प्रदान कर सकती है।
इसी प्रकार महिलाएं समाज और देश के लिए अच्छी नेता के रूप में वरदान सिद्ध हो सकती हैं। 6. आत्मविश्वास। खेल महिलाओं में आत्मविश्वास का गुण विकसित करते हैं। यह आत्मविश्वास उसे विपत्तियों का मुकाबला निडरता से करने में सहायक सिद्ध होता है। खेलते समय स्वयं निर्णय लेने पड़ते हैं। महिलाओं में आत्मविश्वास आ जाता है। वे बड़ी से बड़ी कठिनाई या बाधा का सामना करने योग्य हो जाती है। 7. उत्तरदायित्व। एक अच्छी महिला खिलाड़ी वह है जो अपने उत्तरदायित्व को भली भांति समझती हो और उसे पूरा करने में कोई कमी न छोड़ती हो। उसे पता होता है कि यदि उसने अपने उत्तरदायित्व में थोड़ी सी भी लापरवाही की तो उसकी टीम को हार का सामना करना पड़ सकता है। आता खेलों में भाग लेने से नारी में उत्तरदायित्व की भावना विकसित होती है। 8. संवेगों पर नियंत्रण। आधुनिक नारी का जीवन उलझनों से भरा पड़ा है। उसे सारा दिन अनेक उलझनों से निपटना पड़ता है। दिन का काम समाप्त होने पर भी उलझने समाप्त नहीं होती है। कुछ संवेग तथा उलझने मन में रह जाती है। महिलाओं के खेलों में भाग लेने से उनके संवेगों का निकास हो जाता है, जिससे वे राहत महसूस करती है। संवेगों पर नियंत्रण ही सफल और सुखी जीवन व्यतीत करने की पहली सीढ़ी है। 9. नैतिक विकास। शारीरिक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य छात्रों के चरित्र का निर्माण करना है। खेल का मैदान एक ऐसी पाठशाला है जहां से लड़कियां अनुशासन, सहयोग तथा आत्मत्याग के गुणों का पाठ सीखती है। वे निजी हितों को सामूहिक हितों पर न्यौछावर करना सीख जाती है। इन गुणों के विकास से महिलाओं का नैतिक विकास होता है। 10. लैंगिक समानता। खेलों में महिलाओं के लिए समान अवसर और संसाधन प्रदान कर हम उन बाधाओं और रूढ़ियों को तोड़ने में मदद कर सकते हैं जो जीवन के अन्य क्षेत्रों में महिलाओं की क्षमता व भागीदारी को सीमित करते हैं। 11. आर्थिक सशक्तिकरण। खेलों में भाग लेने वाली महिलाओं को अक्सर शिक्षा और रोजगार के अधिक अवसर मिलते हैं, जो आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में अहम कदम हो सकता है। 12. सामाजिक संदर्भों में सुधार। खेलों में महिलाओं की भागीदारी महिलाओं और उनकी क्षमताओं के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण को बदलने में भी मदद कर सकती है। खेलों में महिलाओं की उत्कृष्टता अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत हो सकती है और साथ ही महिलाओं के प्रति रूढ़िवादिता को चुनौती दी जा सकती है। 13. प्रतिनिधित्व। खेलों में महिलाओं की भागीदारी अन्य महिलाओं के लिए कोचिंग और प्रशासन सहित नेतृत्व संबंधी भूमिकाओं में बेहतर प्रतिनिधित्व प्रदान करने में मदद कर सकती है। यह खेल को करियर के रूप में अपनाने के लिए युवा लड़कियों के लिए एक प्रेरणा के रूप में भी काम कर सकता है। 14. समुदाय निर्माण। खेल के माध्यम से लोगों को एकजुट किया जा सकता है और यह समाज के भीतर विभिन्न समूहों के बीच अधिक समझ एवं सम्मान को बढ़ावा दे सकता है। महिलाओं के बीच खेलों की अधिक भागीदारी को बढ़ावा देकर हम मजबूत और अधिक समावेशी समुदाय के लिए निर्माण में मदद कर सकते हैं। 15. सामाजिक कुरीतियां। पर्दा प्रथा और बाल विवाह जैसी कुरीतियां खत्म होती जा रही है। महिलाएं अब चारदीवारी से निकलकर खेलों में अपना झंडा फहरा रही हैं। 16. बच्चों की जिम्मेदारी। जिम्मेदारी के साथ साथ महिलाएं खेलों में आगे आ रही हैं। वो बच्चों की जिम्मेदारियां बड़े मन से निभाती है। साथ ही साथ खेलों में भी आगे है, जैसे मैरी कॉम। विशेष परिस्थितियां जैसे प्रथम रजोदर्शन, मासिक धर्म में शिथिलता। हम सभी जानते हैं कि पुरुषों और महिलाओं में कई तरह की लैंगिक भिन्नताएं पाई जाती है।
इस भिन्नता के कारण महिलाओं को अपने जीवन या खेल जीवन में कुछ ऐसी प्राकृतिक स्थितियों का सामना करना पड़ता है जो किसी भी पुरुष या पुरुष खिलाड़ी को नहीं करना पड़ता है। जैसे एक मासिक धर्म या प्रथम रजोदर्शन। किशोरियों व महिलाओं के गर्भारंभ से अनिषेचित अंडाणुओं, अतिरिक्त रक्त श्लेष्मा तथा श्वेत कणिकाओं का हर 26 से 28 दिन के अंतराल पर स्राव होना ही मासिक धर्म कहलाता है। आमतौर पर किशोरियों में मासिक धर्म की शुरुआत लगभग 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच होती है। किशोरियों में मासिक धर्म की शुरुआत को उनके यौवनावस्था में प्रवेश का सूचक भी माना जाता है। मासिक धर्म की अवधि के दौरान किशोरियां मानसिक रूप से थोड़ा तनावग्रस्त महसूस करती है। मासिक धर्म की शुरुआत का समय आनुवांशिक संबंधित, सामाजिक, आर्थिक तथा वातावरणीय कारकों इत्यादि से भी प्रभावित होता है। प्रथम मासिक धर्म की अवधि सामान्यतः 3 से 7 दिन की होती है, जो आयु बढ़ने के अनुरूप धीरे धीरे कम होती जाती है तथा 16 वर्ष की आयु तक यह अवधि लगभग 6 दिन तक की हो जाती है। मासिक धर्म की शुरुआत के साथ किशोरियों में कई लैंगिक परिवर्तन आने लगते हैं, जैसे कि उनके स्तनों का आकार बढ़ने लगता है तथा कूल्हे अधिक चौड़े होने लगते हैं और भुजाओं का कोण बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। महिलाओं में मासिक धर्म की यह प्रक्रिया लगभग 48 से 50 वर्ष की आयु तक चलती है। हालांकि गर्भावस्था की पूर्ण अवधि के दौरान मासिक धर्म नहीं होता। महिला खिलाड़ियों पर मासिक धर्म के प्रभाव। महिला खिलाड़ी यदि तीव्र शारीरिक गतिविधियों वाले खेलों में भाग लेती है तो उनके प्रजनन संस्थान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। महिलाओं का प्रजनन संस्थान शरीर क्रियात्मक दबाव के प्रति संवेदनशील होता है, जिसके कारण तीव्र शारीरिक क्रियाओं वाले खेलों से जुड़ी महिला खिलाड़ियों में प्रजनन संबंधी अनियमितताएं देखने को मिलती है। मासिक धर्म के दौरान महिला खिलाड़ियों के प्रदर्शन स्तर में थोड़ी सी कमी आ जाती है। मासिक धर्म की अवस्था में महिला खिलाड़ी अक्सर घबराहट, बेचैनी तथा तनाव का अनुभव महसूस करती है। इस अवस्था के शुरुआती दिनों में महिला खिलाड़ियों के पेट में दर्द, बेचैनी तथा उल्टी की शिकायत हो सकती है। मासिक धर्म होने के कारण यह क्रिया होनी प्राकृतिक है, क्योंकि मासिक धर्म नहीं होंगे तो महिलाएं मां नहीं बन सकती। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के कम स्रवित होने से गर्भाशय में रक्त संचार बढ़ जाता है तथा श्लेष्मिक कला में रक्त भर जाता है। अधिक रक्त संचार से श्लेष्मिक कला फट जाती है और रक्त ऋतुस्राव की अवधि में योनि से यह रक्त बाहर निकलने लगता है। मासिक धर्म के उपाय। किशोरियों को मासिक धर्म की जानकारी देनी चाहिए कि यह प्राकृतिक है, इससे घबराना नहीं चाहिए। किशोरियों को किशोरी नैपकिन के बारे में बताना चाहिए। इस अवस्था में किशोरी को शांत रहने को कहना चाहिए। ज्यादा मेहनत वाली क्रियाएं नहीं करनी चाहिए। मासिक धर्म अनियमितता का अर्थ है मासिक धर्म का नियमित अंतराल पर न होकर अनियमित अंतराल पर हो जाना या असाधारण रूप से रक्तस्राव होना। एक सामान्य महिला के लिए मासिक धर्म चक्र 21 से 35 दिनों तक का होता है, जिसमें रक्तस्राव 2 से 7 दिनों तक होता रहता है। लेकिन जब माहवारी ठीक समय से 8 से 10 दिन बढ़कर आए, समय से पहले या ज्यादा आए तो ये साइकिल या मासिक धर्म की अनियमितता है। मासिक धर्म में अनियमितता आनुवांशिक कारणों, गलत खानपान के कारण, किसी बीमारी या कमजोरी के कारण तथा कई बार गर्भपात के कारण भी हो सकती है। इसके अतिरिक्त महिला खिलाड़ियों में यह समस्या उच्च तीव्रता वाली ट्रेनिंग की वजह से हार्मोन स्रावित न होने के कारण भी हो सकती है।
कई बार महिला खिलाड़ियों को लाल रक्त कणिकाओं की क्षति होने के कारण भी यह अवस्था आ सकती है। मासिक धर्म में अनियमितता या शिथिलता के कारण बीमारी, आनुवांशिक, गर्भपात, उच्च चिंता, खानपान, कमजोरी, अधिक दवाइयों का सेवन तथा उच्च स्तरीय प्रशिक्षण महिला खिलाड़ियों या सामान्य महिलाओं पर मासिक धर्म अनियमितता के प्रभाव। मासिक धर्म में अनियमितता के कारण शरीर में खून की कमी हो जाती है, जिसके कारण खिलाड़ी की शारीरिक क्षमता में कमी आ जाती है तथा शरीर में कंपन महसूस होती है। मासिक धर्म में अनियमितता के कारण महिला खिलाड़ी जल्दी थकावट महसूस करने लग जाती है। इसके अतिरिक्त खिलाड़ियों में चिड़चिड़ेपन तथा बेचैनी के लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई देने लग जाते हैं। शरीर में पोषक तत्वों की कमी होती है तथा शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। मासिक धर्म अनियमितता में सावधानियां। सभी पोषक तत्वों से मौजूद आहार का सेवन करना चाहिए। योगा करना चाहिए। सुबह व शाम नियमित हल्की क्रियाएं करनी चाहिए। डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और समय समय पर जांच करवाते रहना चाहिए। महिला एथलीट त्रय, ऑस्टियोपोरोसिस, रजोरोध तथा भोजन संबंधी विकार। जब किसी महिला में रजोरोध, ऑस्टियोपोरोसिस व भोजन के विकार ये तीनों बीमारियों के लक्षण प्रकट होने लगते हैं, तो इसे महिला एथलीट त्रय के नाम से जाना जाता है। त्रय अथवा ट्रायड महिलाओं में उपस्थित तीन विसंगतियों के एक साथ प्रकट होने का नाम है। यदि इनमें से एक बीमारी आ जाती है, तो अन्य दो बीमारी भी जल्द ही पीड़िता को अपनी चपेट में ले लेती है। ये सभी समस्याएं बहुत गंभीर होती है, जिनका दुष्परिणाम पीड़ित महिला को जीवन भर सहना पड़ता है और कई बार इन परिणामों के कारण पीड़ित महिला की मृत्यु भी हो जाती है। खेल तथा व्यायाम एक स्वस्थ एवं संतुलित जीवन शैली के अभिन्न अंग है। नियमित रूप से खेलने तथा व्यायाम करने वाले व्यक्ति जो व्यायाम नहीं करते उनकी अपेक्षा अधिक स्वस्थ होते हैं तथा उनमें स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न प्रकार की समस्याओं की संभावना भी बहुत ही कम होती है। ये भी देखा गया है कि जो महिला स्वास्थ्य खिलाड़ी अपने खेल तथा शारीरिक आवश्यकताओं के बीच उचित संतुलन नहीं बना पाती, उन्हें कई प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जो महिला खिलाड़ी अधिक तीव्रता वाले व्यायाम अथवा खेलों में भाग लेती है, उनमें इस प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की संभावना अधिक पाई जाती है। महिला खिलाड़ियों में मुख्य रूप से निम्न समस्याओं को देखा गया। 1. ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस अर्थात अस्थिसुषिरता एक प्रकार का हड्डी संबंधी रोग है, जिसमें हड्डियों में अस्थि खनिज का घनत्व कम हो जाता है। अस्थि खनिज का घनत्व कम होने के कारण हड्डियां इतनी कमजोर हो जाती है कि हल्का सा झटका लगने पर भी टूटने की संभावना बनी रहती है। महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस की संभावना पुरुषों की अपेक्षा कहीं अधिक होती है, क्योंकि उनमें एस्ट्रोजन नामक हार्मोन्स कम मात्रा में पाया जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या हार्मोन संबंधी विकार, किसी बीमारी, किसी दवाई की क्रिया तथा गलत जीवन शैली के कारण भी हो सकती है। इस रोग से ग्रस्त होने पर महिला खिलाड़ी का भावी खेल करियर खत्म हो जाता है। महिला खिलाड़ियों में यह समस्या निम्न कारणों से होती है। 1. कैल्शियम की कमी। यदि खिलाड़ी, विशेषकर महिला खिलाड़ी, अपने आहार में पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम 100 मिलीग्राम प्रतिदिन न ले तो उनमें ऑस्टियोपोरोसिस रोग की संभावना काफी बढ़ जाती है। 2. अनार्तव।
अनार्तव समस्या से पीड़ित महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस रोग की समस्या और भी बढ़ जाती है। अनार्तव रोग के कारण शरीर में एस्ट्रोजन नामक हार्मोन का स्राव कम हो जाता है, जिसके कारण शरीर में कैल्शियम का अवशोषण नहीं हो पाता। शरीर में कैल्शियम का अवशोषण न होने के कारण उसकी कमी हो जाती है, जिसके कारण ऑस्टियोपोरोसिस की संभावना बढ़ जाती है। एक, भोजन संबंधी विकार। भोजन संबंधी विकार जैसे कि एनोरेक्सिया अथवा बुलिमिया के कारण भी शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। 2, नशा करना। धूम्रपान, शराब, कैफीन, तंबाकू आदि का सेवन अस्थियों के घनत्व को कम करता है। यदि कोई महिला खिलाड़ी नशे की आदी हो तो उसे भी ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावना रहती है। 3, तीव्र व्यायाम। तीव्र गति से व्यायाम करने पर भी हड्डियों में कमजोरी आ जाती है। 4, हार्मोन संबंधी परिवर्तन। जब हार्मोन्स में बदलाव आता है, तब भी हड्डियां कमजोर होने का डर बना रहता है। ऑस्टियोपोरोसिस के लक्षण। 1, कमजोर अस्थियों के कारण बार बार अस्थियों का चटकना या टूटना। 2, हड्डियों तथा जोड़ों में असहनीय दर्द। 3, गिरने का डर बना रहता है। ऑस्टियोपोरोसिस से बचाव के लिए सुझाव। 1, स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर अर्थात नियमित रूप से व्यायाम तथा शारीरिक क्रियाएं करने से इस समस्या से काफी हद तक बचा जा सकता है। 2, कैल्शियम तथा प्रोटीन युक्त आहार का सेवन करना चाहिए। 3, डॉक्टर से परामर्श कर दवाइयाँ लेनी चाहिए। 4, व्यायाम करने के बाद या प्रतियोगिता के बाद पर्याप्त आराम भी करना चाहिए। 5, कैलोरीज और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन लेना चाहिए। 2, रजोरोध अथवा ऋतुरोध अथवा अनार्तव। रजोरोध इसे अनार्तव भी कहा जाता है। किसी महिला की वह अवस्था है जिससे प्रजनन योग्य आयु होने के बावजूद भी मासिक स्राव नहीं होता या मासिक धर्म चक्र का 3 महीनों या अधिक महीनों तक अनुपस्थित रहता है। महिलाओं में इस समस्या के कई शारीरिक तथा मानसिक कारण हो सकते हैं, परंतु महिला खिलाड़ियों में इस समस्या का प्रमुख कारण अधिक तीव्रता वाले व्यायाम तथा शारीरिक आवश्यकताओं के अनुसार कम कैलोरी वाला भोजन लेना होता है। महिला खिलाड़ियों की शारीरिक आवश्यकता से कम कैलोरी वाला भोजन लेने से मासिक धर्म चक्र को नियंत्रित करने वाले हार्मोन्स की संख्या में कमी आ जाती है। हार्मोन्स की इस कमी के कारण महिला खिलाड़ियों का मासिक धर्म या तो अनियमित तथा कई बार बंद हो जाता है। इसके अतिरिक्त कोई पुरानी बीमारी भी इस समस्या का कारण हो सकती है। ऋतुरोध या रजोरोध के प्रकार। प्राथमिक रजोरोध। प्राथमिक रजोरोध प्रथम रजोदर्शन में देरी है, जो यौवन अवस्था के दौरान प्रथम काल का प्रारंभ होता है। गौण रजोरोध। एक महिला जिसका प्राकृतिक या स्वाभाविक मासिक धर्म सही समय पर होता है, लेकिन अचानक 3 महीने या इससे भी अधिक समय तक मासिक धर्म रुक जाए तो इसे गौण रजोरोध कहते हैं। रजोरोध अथवा अनार्तव के कारण। 1, शारीरिक और मानसिक समस्या तथा लंबी बीमारी के कारण। 2, खानपान की वजह से। 3, तीव्र रक्तस्राव। 4, मासिक धर्म चक्र की रक्तहीनता के कारण। 5, हार्मोन्स में बदलाव से। 6, बच्चे को जन्म देते समय रक्त में कमी होना। 7, उच्च स्तरीय प्रशिक्षण तथा प्रतिस्पर्धा के कारण। 8, लगातार दवाई के सेवन से। 9, चिड़चिड़ापन। 10, कम कैलोरीज का ग्रहण करना। 11, तीव्र व्यायाम। अनार्तव का महिला खिलाड़ियों पर प्रभाव। 1, इस समस्या से ग्रस्त महिला खिलाड़ी अक्सर तनावग्रस्त रहती है। 2, खेल प्रदर्शन में गिरावट आती है।
कई बार तो वह प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पाती। 3. गर्भधारण नहीं कर पाती है। 4. बचाव के लिए सुझाव खैनहमेजपवद्वित जिसम्स में। 5. महिलाओं को नियमित रूप से हल्के व्यायाम करने चाहिए। 6. महिला खिलाड़ियों को अपनी शारीरिक आवश्यकताओं के अनुरूप संतुलित भोजन लेना चाहिए। 7. समय समय पर डॉक्टरी जांच करवाते रहना चाहिए। 3. भोजन संबंधी विकार। जब व्यक्ति सामान्य से अधिक या बहुत कम मात्रा में भोजन करने लगे तो इसे भोजन संबंधी विकार कहते हैं। ये एक प्रकार का मानसिक रोग है जो पीड़ित व्यक्ति की नियमित आहार पद्धति में गड़बड़ी उत्पन्न कर देता है, जिसके कारण व्यक्ति बहुत अधिक या बहुत कम मात्रा में भोजन खाने लगता है। भोजन संबंधी समस्या के कारण व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ उसके मानसिक स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। इस प्रकार की समस्या से ग्रस्त व्यक्ति हर समय अपनी शारीरिक बनावट तथा वजन के बारे में सोचता रहता है। ऐसी स्थिति में जिन लोगों को लगता है कि उनका वजन बहुत ज्यादा है, तो वे भोजन की मात्रा बहुत कम कर देते हैं। वहीं जिन लोगों को लगता है कि उनका वजन कम है, वह भोजन की मात्रा अत्यधिक बढ़ा देते हैं। हालांकि इन दोनों स्थितियों में उनकी वृद्धि एवं विकास की दर बहुत धीमी हो जाती है। इस समस्या के कारण व्यक्ति या महिला खिलाड़ी शारीरिक कमजोरी, चिड़चिड़ापन, गैस, कब्ज, अवसाद, कुपोषण, नींद का कम या ज्यादा आने जैसी समस्याओं का शिकार हो सकते हैं। यदि समय रहते समस्या का इलाज न हो तो मृत्यु भी हो सकती है। यह विकार पुरुषाएं की बजाय महिलाओं व किशोरियों में ज्यादा पाया जाता है। भोजन संबंधी विकार मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। 1. क्षुधा अभाव अथवा एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा भोजन या खानपान संबंधी मानसिक रोग है जो प्रारंभिक या मध्य किशोरावस्था में सबसे अधिक पाया जाता है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति अपना शारीरिक भार कम करने के उद्देश्य से भोजन की मात्रा बहुत कम कर देते हैं, जिसके कारण वे बहुत ही दुबले-पतले प्रतीत होने लगते हैं। इस समस्या से पीड़ित व्यक्ति अपना वजन कम करने के लिए कई प्रकार के अनुचित तरीके भी अपनाने लगते हैं। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति के हृदय तथा गुर्दों को हानि क्षुधा अभाव अथवा एनोरेक्सिया नर्वोलोरीज की मात्रा को सीमित या कम करके भार को कम किया जाता है। इस विकार से प्रभावित व्यक्ति कठिन दैनिक अल्पाहार, उपवास या अत्यधिक व्यायाम द्वारा भार कम करने की कोशिश करते हैं। परिष्करण क्षुधा विकार। इस विकार से पीड़ित व्यक्ति उल्टी, रेचक या मूत्रवर्धक औषधियों द्वारा शरीर के भार को कम करने की कोशिश। एनोरेक्सिया नर्वोसा के कारण। 1. सामाजिक कारक। कई बार माता-पिता, रिश्तेदारों या मित्रों तथा आस पड़ोस द्वारा व्यक्ति के शारीरिक आकार को लेकर मजाक किए जाने के कारण वह एनोरेक्सिया नर्वोसा की ओर अग्रसर होते हैं। कई व्यवसाय ऐसे होते हैं जिनमें दुबले-पतले शरीर की आवश्यकता होती है, जैसे मॉडलिंग तथा जिम्नास्टिक या बैले नृत्य इत्यादि। ऐसा व्यवसाय अपनाने की प्रबल इच्छा के कारण भी व्यक्ति अपना वजन तेजी से कम करना चाहते हैं। 2. जैविक कारक। यदि इस समस्या से पीड़ित कोई गर्भ को जन्म देती है, तो उस शिशु की इस समस्या से ग्रस्त 20 गुना बढ़ जाती है। 3. व्यक्तिगत या मनोवैज्ञानिक कारक। कई बार व्यक्ति अपने समूह में स्वयं को श्रेष्ठ साबित करने के लिए
अपनी समयबद्धता, नियमों व आदर्शों का सख्ती से पालन करने के कारण भी इस समस्या से ग्रस्त हो जाता है। 4. खेलों में प्रदर्शन का दबाव। कई बार खिलाड़ियों को भार घटाने के लिए कोच भी प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि खेलों में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए शरीर का भार कम रखने की सलाह दी जाती है, जिससे खिलाड़ी इस समस्या से ग्रस्त हो। एनोरेक्सिया नर्वोसा के लक्षण। एनोरेक्सिया नर्वोसा से पीड़ित व्यक्ति इस बात से इनकार करते हैं कि उन्हें कोई समस्या है। वे अपनी आदतों को छिपाने का निरंतर प्रयास करते रहते हैं। यही कारण है कि मित्रों तथा परिवार के सदस्यों द्वारा चेतावनी के सूचकों को जान पाना कठिन हो जाता है, किंतु यदि आप प्रभावित व्यक्ति का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तो उसमें निम्नलिखित लक्षण दिखाई दे सकते हैं। 1. शारीरिक छवि के प्रति अधिक चिंतित रहना। ऐसे व्यक्ति शारीरिक छवि के प्रति अधिक चिंतित रहते हैं। इसके लिए अपने भोजन की कैलोरीज के विषय में सतर्क रहते हैं। अपना भार लगातार नापते रहते हैं। खाद्य पदार्थों पर लगे लेबल, अल्पाहार की पुस्तकें पढ़ते रहते हैं। उपर्युक्त लक्षणों के अतिरिक्त एनोरेक्सिया नर्वोसा से ग्रस्त व्यक्ति में कुछ अन्य जटिलताएं भी हो सकती हैं, जैसे स्वभाव में परिवर्तन, याददाश्त की कमी, सोचने की धीमी गति, ठंडी शुष्क एवं पीली त्वचा, कमजोरी, खून की कमी, सिरदर्द, बेहोशी या चक्कर आना तथा दांतों का रोग या मसूड़ों का क्षतिग्रस्त होना। उनकी मांसपेशियां तथा जोड़ कमजोर हो सकते हैं। 2. अत्यधिक व्यायाम करना। प्रभावित व्यक्ति अत्यधिक व्यायाम करके अधिकाधिक कैलोरी को खर्च करना चाहते हैं। यहाँ तक कि वे चोटग्रस्त व बीमारी की स्थिति में भी अपने व्यायाम को जारी रखते हैं। 3. लगातार अल्पाहार करना। दुबले होने के बावजूद भी वे अल्पाहार का कड़ाई से पालन करते हैं। वे केवल कम कैलोरी वाला भोजन खाते हैं। वे आहार में वसा अथवा कार्बोहाइड्रेट वाला भोजन लेने से बचते रहते हैं। 4. भोजन करने की विचित्र परंपरा। क्षुधा अभाव के कारण सामाजिक स्थलों में भोजन करने से मना कर देते हैं। यदि वे खाते भी हैं, तो अजीब तरह का व्यवहार करते हैं, जैसे भोजन को चबाने के बाद थूक देना या स्वयं उल्टी करना इत्यादि। ऐसे व्यक्ति मात्र खाने का दिखावा करते हैं, भोजन नहीं करते। वे भोजन को छिपा देते हैं अथवा फेंक देते हैं। भोजन से बचने के लिए वे बहानेबाजी करते हैं। उन्हें प्रायः यह कहते हुए सुना जा सकता है कि उन्हें पाचन संबंधी कोई समस्या है, परंतु अधिकतर वे यही कहते हैं कि उन्होंने पर्याप्त भोजन किया है। 5. भार में अत्यधिक कभी। बिना किसी बीमारी के प्रभावित व्यक्ति का भार बहुत तेजी से कम होता जाता है और यह कमी शरीर के कुल भार की लगभग 15% तक हो सकती है। 6. मोटापा बढ़ने का डर। इस प्रकार के व्यक्ति हमेशा अपने आप को एक मोटा आदमी आंकते हैं, चाहे वजन सामान्य वजन से भी कम क्यों न हो। उनमें नकारात्मक शारीरिक छवि तथा आत्मसम्मान में कमी हो जाती है। क्षुधा अभाव से पीड़ित व्यक्ति हमेशा अपने भार के बढ़ जाने से डरते हैं। 7. दवाओं तथा रोचक औषधियों का प्रयोग। व्यक्ति ज्यादातर अल्पाहार, दवाओं व मूत्रवर्धक दवाओं को सेवन शुरू कर देते हैं। वे हर कीमत पर अपने शरीर का भार घटाने के लिए तत्पर रहते हैं। वे इसमें शरीर के नफे व नुकसान की तरफ भी ध्यान नहीं देते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ लक्षण और भी हैं, जैसे पीड़ित अपना वजन कम करने के प्रयास में भोजन के बाद गर्म पानी पीना और ज्यादा व्यायाम करना पसंद करते हैं। एनोरेक्सिया नर्वोसा या क्षुधा अभाव से बचाव।
एक, बच्चों को यह समझाना चाहिए कि भारी शरीर होने के बाद भी चुस्त व आकर्षक रह सकते हैं। 2, क्षुधा अभाव पीड़ित व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए। 3, भार नियंत्रण के लिए दूसरों की बातों या किताबों के ज्ञान की बजाय किसी विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए। 4, बच्चों को आनुवांशिकी तथा शरीर के आकार के बारे में बताना चाहिए। क्षुधा अभाव या एनोरेक्सिया नर्वोसा का प्रबंधन एवं उपचार। क्षुधा अभाव या एनोरेक्सिया नर्वोसा से ग्रस्त सभी व्यक्तियों को प्रबंधन एवं उपचार की आवश्यकता होती है। शीघ्र प्रबंधन तथा उपचार क्षुधा अभाव को काबू करने के सर्वाधिक अवसर प्रदान करता है। समुचित प्रबंधन तथा उपचार के लिए आहार विशेषज्ञ, सलाहकार, परामर्शदाता तथा चिकित्सक की सेवाएं लेना आवश्यक है। समुचित प्रबंधन तथा उपचार हेतु निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान रखा जाना चाहिए। 1, मनोरंजक तथा शारीरिक गतिविधियों को बढ़ावा। आप अपने आप को शारीरिक गतिविधियों जैसे सुबह की सैर, घुड़सवारी, तैराकी, खेल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, रस्साकूद, अपने सामर्थ्य के हिसाब से आदि से अपना मन बहला सकते हैं। मनोरंजन गतिविधियां जैसे संगीत सुनना, कैपिंग, साइकिलिंग, गार्डनिंग आदि में हिस्सा ले सकते हैं। क्षुधा अभाव से ग्रस्त व्यक्ति ऐसी सोच को अपने से दूर करके मनोरंजक शारीरिक गतिविधियों को बढ़ावा देकर अपने आप को इन समस्याओं से बचा सकते हैं। 2, व्यक्तिगत उपचार। व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक उपचार के द्वारा प्रभावित व्यक्ति के क्षुधा अभाव से संबंधित व्यवहार तथा विचारों से लड़ने का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है। वह तनाव पर काबू पाने के सकारात्मक तरीके सीख सकता है, जो क्षुधा अभाव का मुख्य कारण हो सकता है। इससे प्रभावित व्यक्ति के आत्मबल तथा आत्मसम्मान में बढ़ोतरी की जा सकती है। 3, स्वस्थ भार को सुनिश्चित करना। क्षुधा अभाव से पीड़ित व्यक्ति को सबसे पहले अपने शरीर का स्वस्थ भार वापस पाना चाहिए। आहार विशेषज्ञ से संतुलित आहार के बारे में विचार विमर्श करना चाहिए। उचित भार आपको शारीरिक व मानसिक दोनों तरफ से आत्मबल व आत्मविश्वास दिलाएगा। 4, वास्तविकता को स्वीकारना। सर्वप्रथम यह आवश्यक है कि वास्तविकता को स्वीकारा जाए कि आपको क्षुधा अभाव का विकार है। यह भी स्वीकार करें कि दुबले होने का आपका विचार गलत है और आप एक स्वस्थ व्यक्ति हैं। क्षुधा अभाव की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। अति क्षुधा या बुलिमिया। बुलिमिया भी भोजन या खानपान संबंधी मानसिक रोग है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति पहले तो अत्यधिक भोजन करते हैं और दूसरे ही पल वजन कम करने का प्रयास करने लगते हैं। इसके लिए वे भोजन के पश्चात उल्टी करना, एनीमा लेना, दवाइयाँ तथा उपवास जैसे तरीके अपनाते हैं। यह समस्या पुरुषों की अपेक्षा किशोरियों तथा महिलाओं में अधिक पाई जाती है। बुलिमिया के प्रकार। रेचक बुलिमिया और पर्जिंग बुलिमिया। इस प्रकार को विकार में व्यक्ति भोजन के बाद जानबूझकर उल्टी करता है अथवा एनीमा का प्रयोग करता है। इस प्रकार की क्रिया का मुख्य उद्देश्य भोजन के हजम होने से पहले ही उसे शरीर से निकालना होता है। गैरेचक बुलिमिया और नॉन पर्जिंग बुलिमिया। इस प्रकार के विकार में व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा कैलोरी को खपत करने के उद्देश्य से उपवास, सख्त डाइटिंग या फिर अत्यधिक व्यायाम का सहारा लेता है। क्षुधातिशय या अतिक्षुधा के कारण। बुलिमिया नामक इस विकार का संबंध भोजन के प्रति लालच का परिणाम है। लेकिन फिर भी क्षुधातिशय या अतिक्षुधा के कोई निश्चित कारण नहीं होते, तथापि कुछ कारण अथवा कारक है जो क्षुधातिशय से संबंधित हो सकते हैं।
इन कारणों का उल्लेख नीचे किया गया है। 1. खिलाड़ियों में प्रदर्शन का दबाव। खिलाड़ियों में क्षुधा अभाव तथा क्षुधातिशय जैसे भोजन से संबंधित विकार प्रायः देखे जा सकते हैं। खिलाड़ियों को भार घटाने के लिए प्रोत्साहित करके कोच अनजाने में ही भोजन से संबंधित विकारों में बढ़ावा देने में सहयोग कर देते हैं। वह खिलाड़ियों को खेलों में बढ़िया प्रदर्शन के लिए शारीरिक भार को कम रखने का परामर्श देते हैं। 2. मीडिया को आकर्षित करने हेतु। मीडिया भी युवक युवतियों में दुबला-पतला दिखने की इच्छा को बढ़ावा देते हैं। जो व्यक्ति मीडिया के सामने बने रहते हैं या बने रहना चाहते हैं, जैसे अभिनेता, नर्तक तथा मॉडल, किशोर किशोरी आदि भी क्षुधा अभाव से पीड़ित हो सकते हैं, क्योंकि अपने व्यवसाय के कारण उन्हें हमेशा सुंदर, सुडौल और आकर्षक लगना होता है। 3. मनोवैज्ञानिक कारक। आत्मबल की कमी, अनियंत्रित व्यवहार, कम आत्मसम्मान, तनाव, चिंता आदि विकार मनोवैज्ञानिक समस्याओं में आते हैं, जो क्षुधातिशय या अतिक्षुधा के कारण बनते हैं। 4. पारिवारिक इतिहास। क्षुधातिशय या अतिक्षुधा के विकास में जैविक कारक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्षुधातिशय या अतिक्षुधा ऐसे किसी भी व्यक्ति में हो सकता है जिसके माता-पिता, भाई अथवा बहन में क्षुधातिशय हो। कभी-कभी मस्तिष्क में सेरोटोनिन नामक रसायन की कमी भी क्षुधातिशय के विकास का कारण बन सकती है। 5. खेलों में भाग लेने के कारण। कई खेलों में मुकाबला भार के आधार पर होता है, जैसे कुश्ती, जूडो, जिम्नास्टिक आदि। इसी कारण इन खेलों के खिलाड़ियों पर कम खाना खाने व कभी ज्यादा खाना खाने का दबाव बना रहता है। बुलिमिया या क्षुधातिशय के लक्षण। 1. बुलिमिया से पीड़ित लोग अपने शरीर की छवि और आकार को लेकर आसक्त होते हैं और उन्हें हमेशा अपने वजन बढ़ जाने का भय सताता रहता है। अपसेट होने पर वे बहुत अधिक बुलिमिया या क्षुधातिशय के लक्षण के फौरन बाद अगर वे नियमित रूप से बाथरूम जाते हैं तो ये शुद्धिकरण का संकेत हो सकता है। वे जबरदस्ती उल्टी कर सकते हैं या विरेचक दवाओं के जरिए खाना निकालने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग वजन कम करने के लिए हर्बल दवाओं का भी गलत इस्तेमाल करते हैं। 3. वे अक्सर बहुत ज्यादा व्यायाम करते हैं या व्यायाम को लेकर गैरवाजिब तौर पर ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। मिसाल के लिए बारिश हो रही तो भी दौड़ लगाने के लिए बाहर निकलना चाहते हैं। लार ग्रंथियों में सूजन। 4. बार बार उल्टी करने के कारण दांतों का ऊपरी एनेमल नष्ट हो जाता है, जिससे दांतों में सड़न छिद्र हो जाते हैं। 5. पीड़ित व्यक्ति डिप्रेशन में आ जाता है, वह अपना स्वाभिमान खो देता है। जबरदस्ती की गई उल्टी में पाचन तंत्र पर गहरा प्रभाव पड़ता है। खाने की नली, पेट, अग्नाशय व छोटी आंत को नुकसान पहुंचता है। 6. बुलिमिया के कारण डिहाइड्रेशन, किडनी में पथरी आदि हो सकती है। खाने के बाद अक्सर उल्टी करना या पेशाब का बहाना करना। पेट साफ करने की दवाइयां नियमित रूप से लेने पर पेट दर्द व कब्ज की शिकायत। बुलिमिया से बचाव के उपाय। 1. बच्चों को स्वयं के शरीर की अच्छी तरह से देखभाल करना सिखाया जाना चाहिए। 2. बच्चों को भोजन के लिए पुरस्कार का लोभ अथवा सजा का भय नहीं दिया जाना चाहिए। 3. बच्चों को स्वस्थ भोजन की आदतें सीखनी चाहिए। 4. व्यायाम या शारीरिक क्रियाओं पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। क्षुधातिशय या बुलिमिया का उपचार। 1. अतिक्षुधा का उपचार सामान्यतः बहुविषयक होता है,
जिसमें चिकित्सा तथा मनोवैज्ञानिक उपचार शामिल है। इसलिए उपचार किसी डॉक्टर, आहार विशेषज्ञ तथा मनोचिकित्सक द्वारा किया जा सकता है। अतिक्षुधा से उबर पाने में लंबा समय लग सकता है। इसमें कई महीने अथवा वर्ष भी लग सकते हैं, किंतु लगातार परिश्रम से प्रभावित व्यक्तियों से यह विकार मिटाया जा सकता है। अतिक्षुधा के उपचार हेतु निम्नलिखित तरीके अपनाए जा सकते हैं। 2. अपने प्रति एक स्वस्थ विचारधारा होना। अपने प्रति एक स्वस्थ दृष्टिकोण होना चाहिए। सभी को अपने शरीर की अच्छी तरह से देखभाल करनी सीखनी चाहिए। क्षुधातिशय जैसी स्थिति उत्पन्न न हो, इसलिए संतुलित भोजन लेना चाहिए। 3. मनोवैज्ञानिक उपचार। मनोवैज्ञानिक उपचार अतिक्षुधा के लक्षणों में सुधार लाने में सहायक है। तनाव, चिंता, नकारात्मक विचार, मिथ्या व्यवहार जैसे मानसिक रोगों के उपचार में संज्ञानात्मक व्यावहारिक उपचार का प्रयोग किया जाता है। प्रभावित व्यक्तियों को मनोवैज्ञानिक रूप से सक्षम बनाया जा सकता है, जिससे कि उन व्यक्तियों का मानसिक संतुलन बना रहे। 4. स्वस्थ भार के संबंध में शिक्षा। अतिक्षुधा से निपटने के लिए व्यक्ति को उसके स्वस्थ शारीरिक भार के विषय में शिक्षा दी जानी आवश्यक होती है। स्वस्थ भार के लिए आहार विशेषज्ञ उस व्यक्ति के लिए एक भोजन करने संबंधी योजना तैयार कर सकता है, जिससे संतुलित भोजन करने संबंधी आदतों के बारे में जानकारी दी जा सकती है। उस व्यक्ति के लिए खाने का चार्ट भी बनाया जाना चाहिए, जिससे वह अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। 5. औषधियाँ। मनोचिकित्सा तथा मनोवैज्ञानिक उपचार के साथ साथ तनावरोधी औषधियाँ अतिक्षुधा के लक्षणों को कम करने में सहायता प्रदान कर सकती हैं। कभी-कभी दवाएं शारीरिक तथा मानसिक दोनों तरह से असर करती दिखती हैं। अतिक्षुधा को कम करने में केलफलैक्सोटिन नामक अवसाद रोधी दवा ही कारगर है। 6. व्यायाम के प्रति सचेत रहना। सलाहकार को या स्वयं प्रभावित व्यक्ति को शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम के प्रति सचेत रहना चाहिए। उसे अपने आप को शारीरिक पुष्टि से सक्षम तथा सुदृढ़ रखना चाहिए, परंतु उस व्यक्ति को उसके द्वारा खाए गए खाने से प्राप्त कैलोरी को जलाने के लिए आवश्यकता से अधिक व्यायाम नहीं करना चाहिए। पीड़ित व्यक्ति को ऐसे कारणों से दूर रहना चाहिए जिनके कारण समस्या उत्पन्न हो सकती है।